एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान चैनल पर। आज की क्लास होने वाली है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर पर। एक ऐसा चैप्टर जो बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन आज की क्लास के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, सारे इंपॉर्टेंट जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है उसको आपके लिए इजी लैंग्वेज में बिल्कुल यहां पर पॉइंट्स में लेकर आई हूं। आपको अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आज की क्लास का टॉपिक जो है वो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बेसिकली अंटार्कटिका के बारे में यहां पर बात हो रही है, कैसे हमारी जो राइटर है वो इस जर्नी पर जाती हैं और अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस जो है वो इस चैप्टर के जरिए हमारे साथ शेयर करती हैं। साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से अंटार्कटिका जाने के बाद पता चलेगा कि हमें अपने आगे आने वाली जनरेशन को क्या सिखाना है और हमें क्या चेंजेस करने हैं। हमें वहां जाकर हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का भी पता चलता है कि एक्चुअल में जब हम इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, उस टाइम पर यहां पर क्या क्या चीजें हो रही थी और अब क्या क्या हो रही है, और कैसे हम वहां जाकर ये भी रियलाइज कर पाते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कितना हार्म हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने अर्थ को पहुंचा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट। स्टार्टिंग पॉइंट एंड रूट। तो जब जो जर्नी स्टार्ट होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? जर्नी जो है वो मद्रास से शुरू होती है 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से। यही है वो डिटेल्स जो आपको चैप्टर में दी हुई है, प्लीज इन्हें मिस मत कीजिएगा, ठीक है। क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर। अंटार्कटिका पहुंचने के लिए ये सब चीजें उन्हें क्रॉस करनी पड़ी थी। क्या क्या? 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स और 3 बॉडीज ऑफ वाटर। सो ट्रैवल्ड ओवर 100 आवर्स, 100 घंटे से भी ज्यादा का कहीं ना कहीं समय उन्हें लगा था, वाया कार, एरोप्लेन एंड शिप, जब जाके वो अंटार्कटिका पहुंचे थे। तो ये जर्नी यहां से शुरू होती है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, आप अपने आंसर्स में लिख पाएंगे। इनिशियल इंप्रेशन, जब वो वहां पर पहुंचती हैं तो सबसे पहला इंप्रेशन उनका क्या होता है? इतना लंबा सफर तय करने के बाद जब आप किसी जगह पहुंच रहे हो जिसके बारे में आपने इतना कुछ सुना है, फर्स्ट इंप्रेशन जब वो वहां पर गई तो उन्हें एक इस तरीके का नजारा देखने के लिए मिला जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इमोशन अपॉन अराइवल, रिलीफ फॉलोड बाय प्रोफाउंड वंडर, कि जब वो वहां पर पहुंचती है तो एक इस तरीके का आश्चर्य से उनका मन भर जाता है कि इतना एक्सट्रीम होता है वो, क्योंकि दूर दूर तक उन्हें केवल व्हाइट लैंडस्केप दिख रहा है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दैट मीन्स एक बर्फ की चादर दिख रही है जिसका कोई भी अंत नहीं है। Observe the expansive white landscape and interrupted blue horizon. Horizon क्या होता है? जहां पर एक पॉइंट पे आकर आपको ऐसा लगता है कि आकाश और धरती जो है वो मिल गए हैं, तो वो एक लाइन इस तरीके से आपको दिखती है, तो उन्हें भी ऐसे लगता है कि मैंने एक एक्सपेंसिव, फैला हुआ इतना बड़ा एक लैंडस्केप देखा, एक लैंड मास देखा जो व्हाइट कलर का था। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड ऑन द हिस्टोरिकल कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड अंटार्कटिका। अब यहां पर वो बात करेंगी एक हिस्टोरिकल कनेक्शन क्या है इंडिया और अंटार्कटिका का, विच वर वंस पार्ट ऑफ द सेम लैंडमास, क्योंकि एक समय पर, पहले वाले समय में, आज से बहुत मिलियंस ऑफ इयर्स पहले ये एक ही हुआ करते थे। क्या होते थे? ये एक ही हुआ करते थे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इन सभी चीजों के बारे में ही उन्होंने अपने चैप्टर में बात किया है, ठीक है। सो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर। कैसे? ये गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट मतलब अब जो सब अलग अलग हो गए हैं, पहले ये सब एक होते थे, गोंडवाना नाम से समझ लो, ठीक है। एग्जिस्टेड 650 मिलियन ईयर अगो, कितने पहले? 650 मिलियन सालों पहले। सेंटर्ड अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। कहां पर था वो सेंटर? जहां पर अब अंटार्कटिका है, ठीक है। ये पूरा कॉन्टिनेंट एक हुआ करता था, गोंडवाना, जहां पर अभी अंटार्कटिका है। क्लाइमेट वॉज वार्मर, उस समय पे गर्म हुआ करता था, अभी ठंडा है। सपोर्टिंग डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट करते थे, डाइवर्स, जो अब नहीं करते हैं, ठीक है। एंड ह्यूमंस हैड नॉट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जब तक मनुष्यों का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। ब्रेकअप। अब गोंडवाना क्या हुआ? धीरे 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 टूटा। कैसे? thrived for 500 मिलियन ईयर्स बिफोर ब्रेकिंग अपार्ट। गोंडवाना था 500 मिलियन ईयर्स से टूटने से पहले, अराउंड द टाइम डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट। किस समय के अराउंड? जब डायनासोर्स खत्म होने वाले थे।
द ब्रेकअप रिजल्टेड इन द करंट कॉन्टिनेंटल लेआउट। और फिर जब ये टूटा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने सुना है कि हमारी धरती बहुत इवॉल्व हुई है ना, तो जब ये गोंडवाना टूटा तब क्या हुआ, करंट कॉन्टिनेंटल लेआउट। अब जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स टूटे हुए हैं, जो अब हमारी पृथ्वी दिखती है, जहां अब अंटार्कटिका है या अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसा अब दिखता है वो गोंडवाना के टूटने के बाद बना है। ठीक है, उससे पहले ये सब एक थे। आगे सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल इवेंट्स। अब क्या हुआ कैसे, टूटा कैसे ये सब कुछ, देखो इंडिया मूव्ड नॉर्थवर्ड एंड कोलाइडेड विद एशिया। इंडिया जो था वो नॉर्थ की तरफ मूव हुआ और एशिया से जाके टकराया, फॉर्मिंग दी हिमालयाज, जिससे हिमालयाज बने। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड, मूव्ड स्लोली टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। अब जो साउथ अमेरिका था वो ड्रिफ्ट हुआ, वो मुड़ा, स्लोली मूव हुआ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और उसने जाके किसको ज्वाइन किया, नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन किया, क्रिएटिंग द ड्रेक पैसेज, जिसकी वजह से वो ड्रेक, अगर आप गूगल करेंगे आपको वो ड्रेक पैसेज जो है वो दिख जाएगा। अब उस ड्रेक पैसेज की वजह से ही यहां पर इतनी ठंड है। देखो, द ड्रेक पैसेज इनिशिएटेड अ कोल्ड सर्कमपोलर, पोल के अराउंड दी पोल्स। आप सभी अगर ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो उसमें आपको इन सब का पता होगा, ये जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, इक्वेटर वगैरह, आई गेस इनके बारे में आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता गूगल कर लीजिएगा। सर्कमपोलर करंट वहां पे उन्होंने जनरेट किया, इनिशिएट किया, जिसकी वजह से अंटार्कटिका जो है वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, और वहां पर बहुत ज्यादा ठंड हो गई, जिसकी वजह से अब वहां पर लाइफ ह्यूमन बीइंग की तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इतना माइनस में टेम्परेचर है। जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका, अंटार्कटिका's फीचर्स इंक्लूड कॉर्डिलेरन फॉल्ट्स। अब क्या है ये कॉर्डिलियन फॉल्ट्स, क्या है ये एक माउंटेन का सिस्टम है, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। ये क्या है, एंशियंट रॉक फॉर्मेशंस हैं एंड आइस कोर्स। तो ये सब चीजें आपको अंटार्कटिका में देखने के लिए मिलेंगी। क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, कॉर्डिलेरन फोल्ड्स देखने के लिए मिलेंगे, इस टाइप के माउंटेन्स, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, और आइस कोर्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। ठीक है, आप इन सबको गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा ये कैसे होते हैं। पर इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे अपने आंसर्स को लिखने के लिए। These reveal insights into Earth's history, climate evolution and extinction events। अब ये सब चीजें अब जब वहां पर आप जाकर देखते हैं तो ये हमें किस चीज के बारे में बताते हैं, अर्थ की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि आखिरकार क्या हुआ होगा। ठीक है, क्लाइमेट इवोल्यूशन, कैसे धीरे धीरे करके ये क्लाइमेट हमारा बदला है, एंड एक्सटिंक्शन इवेंट्स, और कैसे अलग अलग स्पीशीज जो है हमारी पृथ्वी पर पहले एग्जिस्ट करती थी अब नहीं करती, क्या रीजन रहा है। ठीक है, तो ये सब इन्हीं फोल्ड्स, इन्हीं ग्रेनाइट शील्ड्स की मदद से हमें पता चलता है। अब है एक्सपीरियंसिंग अंटार्कटिका। वहां पर जब वो अंटार्कटिका को एक्सपीरियंस कर रही है तो बहुत ही यूनिक एक एक्सपीरियंस है। कैसे, यहां पर 90% जो अर्थ का पार्ट है वो कंप्लीटली आइस से कवर्ड है। सोचिए 90% पार्ट आइस से कवर्ड है, डिवॉइड ऑफ ह्यूमन मार्कर्स लाइक ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड बिलबोर्ड्स। कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता जिससे यह पता लगाया जा सके कि वहां पर ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वहां ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। राइट, क्रिएट्स अ सेंस ऑफ टाइमलेसनेस एंड आइसोलेशन। तो एक ऐसा सेंस वहां पर जाकर आपको फील होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वहां पर इतना अलग, और कहां गया भाई, आइसोलेशन लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन क्यों लिखा है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग थलग है, झांके भाव के कोई वहां पर जीव जंतु इस तरीके का नहीं है, इंसान नहीं है जो आपको ऐसा फील दिलाए कि हाँ आप कोई ऐसी जगह पर है जो पृथ्वी पर ही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक अलग ही यूनिक इन्वायरमेंट है, और आपको वहां समय का भी पता नहीं चलता, क्योंकि 24 आवर्स आपको सनलाइट वहां पर देखने के लिए मिलती है। स्केल ऑफ नेचर क्या है, विजुअल रेंज स्पैन्स फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू दी मैसिव। अब यहां पर एक्सट्रीमली स्मॉल, विजिबल ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप, टू द मैसिव, जो अलग अलग विजुअल रेंज है ना स्पैन्स की, फ्रॉम दी माइक्रोस्कोपिक, छोटे से छोटे, माइक्रोस्कोपिक से लेकर बड़े से बड़ा, मैसिव से मैसिव तक वहां पर है। लार्जेस्ट रिकॉर्डेड आइसबर्ग, अगर आप वहां पर आइसबर्ग देखेंगे, एक पहाड़ जो होता है एक तरीके से
बर्फ का जो पानी के बीचों बीच होता है, ठीक है, वो आप देखेंगे तो वो सबसे बड़ा है वहां पर, ठीक है, साइज ऑफ बेल्जियम, कि एक बेल्जियम जितने बड़े साइज का है। बेल्जियम जगह का नाम सुना है ना, राइट? तो बोले उतना बड़ा तो केवल आइसबर्ग है वहां पर। ये सब चीजें वहां एग्जिस्ट करती हैं। वो वहां पे क्या क्या देखा उन्होंने वो बता रही हैं, ठीक है। ऑस्ट्रल समर, सदर्न हेमिस्फीयर समर, 24 आवर्स डे लाइट ड्यूरिंग दी ऑस्ट्रल समर। ऑस्ट्रल समर के टाइम पे क्या होता है, 24 घंटे वहां पर आपको दिन दिखेगा, 24 घंटे। सदर्न हेमिस्फीयर की समर, ऑस्ट्रल समर क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर की जो गर्मियां है उस समय के दौरान आपको 24 घंटे वहां पर डे लाइट मिलेगा। साइलेंस इज परवेसिव, आप देखेंगे हर जगह प्रबल है क्या, साइलेंस, सन्नाटा है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं है। ब्रोकन ओकेजनली बाय एवलांचेस, एवलांचेस मतलब कि अगर आप उस सन्नाटे में कोई आवाज सुनेंगे तो वो बीच बीच में आती है जब ये बर्फ के पहाड़ जो है टूट टूट कर गिर रहे होते हैं। तो स्नोफॉल्स या आइस शीट्स जो है जब वो ब्रेक होकर गिर रही होती हैं तभी आपको वहां पर क्या सुनाई देता है, आवाज सुनाई देती है, अदरवाइज वहां पर बहुत ज्यादा सन्नाटा होता है। प्रोफाउंड इमर्जन, डीप इन्वॉल्वमेंट, जब वो वहां जाती हैं तो देखती हैं द वास्टनेस फोर्सेज अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड प्लेसेस ह्यूमिनिटी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। वहां पर जो वास्टनेस है, हर जगह जिस तरीके से आप वहां पर व्यू देखोगे, दूर दूर तक आपकी जहां तक आंखें जाएंगी वहां तक आपको व्हाइट 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 लैंडस्केप देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मॉडेस्टी और प्लेसेस एंड प्लेसेस ह्यूमैनिटी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। वहां जाकर आपको ये सेंस फील होगा किसका, मॉडेस्टी का, ह्यूमिलिटी का, एंड प्लेसेस ह्यूमैनिटी, और वो प्लेस करता है इंसानियत को विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, कि कैसे जो ये अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है ये इससे रिलेटेड है। देखो ह्यूमन इंपैक्ट क्यों हुआ है, कैसे वहां पर ये जो सब चीजें हो रही हैं और जहां पर हम रह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स का इसमें क्या रोल है, कैसे ये आइस शीट्स जो हैं गिर रही हैं, इनका क्या रोल है। तो ह्यूमन इंपैक्ट क्या है अर्थ पर और क्लाइमेट चेंज पर। ह्यूमन हिस्ट्री वर्सेस जियोलॉजिकल टाइम, जब तक तो ह्यूमंस एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, ह्यूमंस हैव एग्जिस्टेड फॉर ओनली 12,000 ईयर्स, मतलब हमारा तो एग्जिस्टेंस केवल 12,000 साल से है। अ फ्रैक्शन ऑफ अर्थ टाइमलाइन, कि कुछ फ्रैक्शन के भी नहीं है हम तो, जब से अर्थ एग्जिस्ट कर रही है। इन दिस शॉर्ट टाइम ह्यूमैनिटी हैज सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड द एनवायरनमेंट, और इतने से ही समय में ह्यूमैनिटी ने बहुत कुछ बदल दिया, बहुत कुछ बदल दिया। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इस अर्थ के ऊपर, उसने केवल अर्थ को डिस्ट्रॉय किया है, राइट। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, रेगुलर हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट बन गया है। इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, राइट। ओवर पॉपुलेशन हैज लेड टू रिसोर्स डिप्लेशन, अब क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो रिसोर्सेज का यूज हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और जब रिसोर्सेज का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल स्ट्रेन जो है वो बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। हमने अपने लिए नुकसान कर लिया है, हमारी आगे आने वाली जेनरेशन के लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर लिया है। अब क्या है, यस, क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स, क्या है क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स। मेल्टिंग ऑफ द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट्स, धीरे धीरे अंटार्कटिक आइस शीट्स जो है वो पिघल रही हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट, पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक चेंजेस टू द प्लैनेट्स क्लाइमेट, हम क्या कर रहे हैं, बहुत भयंकर चेंजेस जो है प्लैनेट के क्लाइमेट के अंदर ला रहे हैं और इकोसिस्टम में ला रहे हैं। जो भी जीव जंतु यहां पर मौजूद हैं उन सभी की जिंदगी को हम कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, जो बाकी की स्पीशीज हमारे साथ इस प्लैनेट अर्थ पर कोएग्जिस्ट करती हैं, हम सबको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, राइट। उसके बाद है अंटार्कटिकाज रोल। अंटार्कटिका का क्या रोल है, ये कहीं ना कहीं एक क्लाइमेट रिकॉर्ड की तरह काम करता है ड्यू टू इट्स प्रिस्टीन कंडीशन, क्योंकि ये अभी तक अनटच्ड है, ह्यूमन बीइंग यहां जाकर रह नहीं सकता, इसी वजह से यहां पर अब वो कोई नुकसान पहुंचा नहीं पा रहा है। लेकिन हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और उसकी वजह से
कहीं ना कहीं अर्थ को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आइस कोर्स कंटेन कार्बन रेकॉर्ड्स डेटिंग बैक 500,000 years। अब वो जो आइस की कोर्स होती हैं उनके अंदर ये डेटा होता है, ठीक है, उनके अंदर ये रिकॉर्ड होता है बैक 500,000 years, पिछले 500,000 years का, ऑफरिंग इनसाइट्स इनटू द अर्थ पास्ट, जिससे हमें अर्थ के पास्ट का पता चलता है, प्रेजेंट का पता चलता है और फ्यूचर का पता चलता है। सो हमारा जो भी काम है, जो हम कांड कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, उसके रिकॉर्ड है इन आइस शीट्स में है। उन्हें जब साइंटिस्ट उनकी तहकीकात करते हैं, उनमें पता लगाते हैं चीजों का, तो पता चलता है कि कैसे हम आगे फ्यूचर में कहां बढ़ रहे हैं, कैसे पास्ट में इवेंट्स हुए हैं और प्रेजेंट में हमारा क्या स्टेप्स होने चाहिए, राइट। स्टूडेंट्स जो थे आइस प्रोग्राम पे, उनका क्या मानना था? कैनेडियन गॉफ ग्रीन इनिशिएटेड द प्रोग्राम, उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं इन्हें लेके जाया जाए एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि ये पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारा फ्यूचर इन लोगों के हाथों में है। आगे अर्थ को, क्लाइमेट को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो इनके हाथों में, तो इनका जाना वहां पर जरूरी है, राइट। अब डिजाइन्ड टू इंस्पायर स्टूडेंट्स टू एक्ट एज फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, ये लोग फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, ठीक है, इसीलिए ये इन्वायरमेंट के केयर टेकर्स हैं। इनको वहां पे जाके रियलाइज होना चाहिए दैट व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, व्हाट वाज आवर पास्ट एंड व्हाट विल बी आवर फ्यूचर, हमारा फ्यूचर क्या होगा। अब एम और इंपैक्ट क्या होता है? प्रोवाइड अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। वहां जाके जब बच्चा देखता है तो उसे कहीं ना कहीं एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे क्लाइमेट बदल रहा है, जैसे कि रीट्रीटिंग ग्लेशियर्स एंड कोलैप्सिंग आइस शेल्व्स। जब वो देखता है ग्लेशियर्स को मूविंग बैक एंड कोलैप्सिंग, गिरते हुए आइस शेल्व्स को, तो उसे रियलाइज होता है ये सब किस वजह से हो रहा है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। एनकरेजेस रिस्पेक्ट फॉर द इन्वायरमेंट, वहां से उनके मन में इन्वायरमेंट को लेके कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट बढ़ता है, उनके मन में इज्जत बढ़ती है। एंड रेजेस अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, और फिर इसी प्रोग्राम की मदद से ग्लोबल वार्मिंग को लेके लोग बात तो करते हैं, जब तक आमने सामने नहीं देखते तब तक हमें रियलाइज नहीं होता कि हम कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस फ्रॉम अर्लियर एक्सपेडिशंस, अब क्या डिफरेंस है? आज से पहले भी इस तरीके के एक्सपेडिशन हुए हैं, लेकिन उसमें और अभी में क्या डिफरेंस है? देखो, ग्रीन शिफ्टेड फोकस फ्रॉम टेकिंग सेलिब्रिटीज एंड वेल्दी टूरिस्ट टू एंगेजिंग विद स्टूडेंट्स। पहले ये जब भी इस रिसर्च वगैरह पर आया करते थे तो क्या हुआ करता था कि वो सेलिब्रिटीज वगैरह को लाते थे, लेकिन अब स्टूडेंट्स को लाना बहुत जरूरी है। सेलिब्रिटीज को लाके कोई फायदा नहीं है, स्टूडेंट्स को लाके कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि वो ही मीनिंगफुल तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस सिचुएशन को हैंडल करने में, राइट। इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इंसाइट्स क्या थी? इकोसिस्टम के बारे में क्या पता चला वहां जाके कि अंटार्कटिका का एक बहुत ही सिंपल इकोसिस्टम है, ठीक है, विद लिमिटेड बायोडाइवर्सिटी। ज्यादा वहां पर कोई ऑर्गेनिज्म, ज्यादा वेराइटी ऑफ लाइफ नहीं है, कुछ ही ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ही जानवर हैं, कुछ ही स्पीशीज हैं जो वहां एग्जिस्ट करती हैं। Changes in the environment here can have significant global repercussions, और obviously environment के अंदर बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं results, repercussions, consequences create कर सकता है, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखिएगा। यहां से भी क्वेश्चन आता है फाइटोप्लैंक्टन्स का क्या रोल है हमारे क्लाइमेट के अंदर। सो ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक सी प्लांट्स। अब ये है तो बहुत छोटे कि आपको केवल माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे। फॉर्म द बेस ऑफ द सदर्न ओशियंस फूड चेन, लेकिन ये उस सदर्न ओशियन की फूड चेन जो होती है उसका बेस माने जाते हैं। तो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी एक फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आप सोचिए, जो भी इस अर्थ पर मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, हर एक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो दे यूज फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस का यूज करते हैं टू एब्जॉर्ब कार्बन एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन एब्जॉर्ब करने में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने में, राइट। ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है, ओजोन लेयर जो घट रही है, थ्रेटन्स देयर सर्वाइवल, उसकी वजह से अब उनकी सर्वाइवल में दिक्कत आएगी। अब अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाए, वो खत्म हो गए, पोटेंशियली डिसरप्टिंग मरीन लाइफ, तो उसकी वजह से जितने भी पानी में रहने वाले जानवर हैं
उनका फूड चेन खत्म हो जाएगा एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और ये जो कार्बन को लेते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं, ये वाला प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। सो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अगर इतना चेंज ला सकता है, कैन यू इमेजिन हमारा एक छोटा सा स्टेप भी कितने बड़े चेंजेस ला सकता है। हमें क्या लेसन लेना चाहिए माइक्रोस्कोपिक इनसे, फाइटोप्लैंक्टन से, कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो बड़ी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाती हैं। हम सोचते हैं ना कि केवल मेरे बिजली बचाने से क्या होगा, तुम्हारे ही केवल बिजली बचाने से बहुत कुछ हो जाएगा। डू इट। मेरे पानी बचाने से क्या होगा, ट्राई, स्टेप उठाओ वो वाला, ठीक है। रिवोल्यूशन ऑन द आइस, वॉकिंग ऑन द ओशन, जब वो वहां पर उस आइस पर वॉक कर रही होती हैं तो वो एक्सपीरियंस कैसा होता है। नियर द अंटार्कटिक सर्कल 65.55 डिग्री साउथ द शिप वाज स्टक इन थिक आइस, वहां पर जाकर जो उनका शिप था वो अटक जाता है। पैसेंजर्स क्लाइम्ड डाउन एंड वॉकड ऑन अ मीटर थिक आइस शीट, और सारे पैसेंजर्स नीचे उतरते हैं और वो 1 मीटर मोटी आइस की शीट पर चल के जा रहे हैं। 180 मीटर्स ऑफ सी वाटर, जो 180 मीटर ऊपर है सी वाटर से। गेटिंग माई पॉइंट। वॉकिंग ऑन द ओशन, अब जब वो उस ओशन पर वॉक कर रहे थे, उन्होंने क्रैबिटर सील्स, सील जो होती हैं आपने देखी होगी, वो वहां पर देखी जो रिलैक्स कर रही थी आइस पर लेटकर। इलस्ट्रेटिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ, जो दिखा रहे थे लिंक कहीं ना कहीं जीवन का, कि कैसे ये भी यहां पर मौजूद है, अपना जीवन जी रहे हैं, और कैसे हर एक स्पीशीज जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हम सभी से, राइट। सो फाइनल रिफ्लेक्शन क्या है, द नैरेटर मार्वल्ड एट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर, वो वहां जाके बहुत अचंभित हो जाते हैं कि कैसे एक बैलेंस है, वो बहुत ही नाजुक बैलेंस है हमारा और नेचर का। कंटेम्पलेटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ अंटार्कटिका रिटर्निंग टू इट्स वार्म स्टेट, और वो कहीं ना कहीं सोचती हैं बहुत ज्यादा गहराई से कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, बहुत जल्दी अंटार्कटिका जहां 90% आइस है वो वापस से वार्म ना हो जाए, जो आज से 650 मिलियन ईयर्स अगो हुआ करता था। एक्सप्रेस्ड होप इंस्पायर्ड बाय आइडियलिज्म ऑफ यंग स्टूडेंट्स डिटरमाइंड टू सेव द प्लैनेट, लेकिन वो आशा की उम्मीद भी दिखाती है, ठीक है, कि ये जो यंग बच्चे हैं ये कहीं ना कुछ करेंगे जरूर हमारे प्लैनेट अर्थ के लिए। कंक्लूजन क्या हुआ कि अंटार्कटिका जो है वो ऑफर करता है एक इस तरीके की इंसाइट, क्या कि वहां जाके हमें पता चलता है कि अर्थ का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या था और फ्यूचर क्या था। ह्यूमैनिटी को कहीं ना कहीं ये फोर्स करता है ये देखने में कि कैसे आप कर रहे हैं चीजें, फोकस कीजिए कि आप नेचुरल बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, एंड विद द राइट अवेयरनेस एंड एक्शन, की कैसे सही अवेयरनेस और एक्शन जो है वो फ्यूचर जनरेशन ले सकती है और चीजों को ठीक कर सकती है। मैं आशा करती हूं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से आपको इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। भूमिका चौहान नाम से मेरा टेलीग्राम है। ये था हमारा आज का चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ऐसे ही और वीडियोस के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।